नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी कि एयर इंडिया जो है एक सरकारी एयरलाइंस कंपनी थी जिसे भारत सरकार ने क्या किया, बेच दिया और उसे खरीद लिया है टाटा ग्रुप्स ने। और क्या बात है आखिर कि टाटा यानी रतन टाटा जी ने, अगर उनका ट्विटर हैंडल आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है वेलकम बैक एयर इंडिया। तो क्या वो पहले उन्हीं का था जो वेलकम बैक उसका स्वागत किए उन्होंने? एयर इंडिया कैसे भारत सरकार को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, वो सारी चीज़ें, क्या एयर इंडिया में सरकार को बहुत ज़्यादा घाटा उठाना पड़ा या फिर कोई और कारण, और कब एयर इंडिया जो है, जो ये एयरलाइंस है, इसे भारत सरकार ने अडॉप्ट किया था, भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था, इसकी स्थापना कैसे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। आप लोग बिल्कुल आराम से इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, एयर इंडिया के बारे में बात करेंगे। ये एक भारत की एयरलाइंस कंपनी है जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हवाई सेवा प्राप्त कराती है। भारत में अगर मुख्यतः देखेंगे हवाई सेवा बहुत सारी कंपनियां प्राप्त कराती हैं। अगर हम लोग देखें एक मात्रा में देखने की कोशिश करें ग्राफ के माध्यम से, तो आप देखेंगे एक भारत में एयरलाइंस की कंपनी है और उसका नाम है इंडिगो। अगर आप कहीं भी जाते होंगे डोमेस्टिक एक तरह से सफ़र करते होंगे, जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाना है, अब ज़्यादातर इंडिगो की ही सेवा प्राप्त कर पाते होंगे, क्योंकि इंडिगो जो है वो मेरे दोस्तों एक सस्ती वायु सेवा जो है यहाँ पर है। इंडिगो में अगर आप देखेंगे एयर इंडिया की अगर टिकट बुक कर रहे हैं आप या इंडिगो की टिकट बुक कर रहे हैं, आप देखेंगे उनके जो प्राइस है उनके रेट में काफ़ी अंतर होता है। ये जो है सस्ती सेवा प्रदान करता है और सुविधाएं अच्छी रहती है। इसमें अगर आप देखेंगे इसमें फर्स्ट क्लास ग्रुप नहीं होता है, जो बिजनेस क्लास होता है वो इंडिगो प्लेन में नहीं होता। अगर आप देखेंगे 48% भारत में जो मार्केट है 48% वो इंडिगो के द्वारा ही संचालित की जाती है। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर वायु सेवा की, तो लगभग 17% की सेवा प्रदान करता है स्पाइस जेट। आप कभी सफर किए होंगे इस तरह से, यानी सबसे ज्यादा लगभग आधा 50% के करीब इंडिगो सेवा प्रदान करता है और सस्ती सुविधा, इसलिए लोग इसको परचेज भी करते हैं, इससे सफर करना अच्छा समझते हैं। और दूसरे नंबर पे मैंने बताया स्पाइस जेट। तीसरे नंबर पर आ जाता है एयर इंडिया। लगभग ये भारत सरकार की सरकारी कंपनी है एयरलाइंस की एयर इंडिया। आप लोग देखेंगे अगर एयर इंडिया ये तीसरे नंबर पर लगभग 11% मार्केट इसका रहता है। और गो एयर है, उसका भी लगभग इतना ही है, गो एयर। ये चार कंपनीज आपने देखा, तो मैंने आपको मार्केट बताया, ये गो एयर है। किस तरह से एयर इंडिया को घाटा हुआ और भारत सरकार को नीलाम करना पड़ा, वो दो और एयरलाइंस को आपको समझना पड़ेगा। एक एयर एशिया है, और एक विस्तारा है। एक कौन सा है? एक विस्तारा जो है एयरलाइन कंपनी है। अच्छा, ये दोनों जो है टाटा ग्रुप्स की हैं, जो टाटा ग्रुप्स एयर इंडिया को जिसने खरीद लिया उन्हीं का है एयर एशिया और विस्तारा दोनों। अगर देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताया कि टाटा सन्स कंपनी है, ऐसा नहीं है कि वो एयरलाइंस एरिया में नहीं थी। मैंने आपको बताया एक विस्तारा एयरलाइंस उसकी थी, विस्तारा, और एक एयर एशिया। ये दोनों टाटा की ही क्या है, कंपनी है। विस्तारा में अगर हम बात करें तो लगभग 49% शेयर जो है वो टाटा सन्स की है। और इसमें एयर एशिया में भी देखेंगे आप तो 83 के आसपास जो है शेयर यहाँ पे टाटा सन्स की है। तो ऐसा नहीं है कि टाटा सन्स की एयरलाइंस में भी कोई अनुभव नहीं है। अगर हम बात करें, टाटा जब खरीद लिया है एयर इंडिया को, अब ये इस समय इंडिगो के बाद दूसरे नंबर पर मार्केट में आ जाएगा भारत में, क्योंकि शुरू में इसका था ही, और 11% को लेकर 11% एयर इंडिया के विमानों को लेकर वो क्या करेगा, दूसरे नंबर पर हो जाएगा। और जो मैंने एक बताया था आपको स्पाइस जेट, वो लगभग 16% का मार्केट करता है। और स्पाइस जेट के जो मालिक हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी इस एयर इंडिया में बोली लगाई थी। उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए जो है
बोली लगाई थी, लेकिन टाटा ने इसे 18,000 करोड़ रुपए में क्या कर लिया, इसको खरीद लिया। तो इस समय टाटा की जो है ये एयर इंडिया कंपनी हो गई। अब देखिए हम लोग बात करेंगे आखिर एयर इंडिया की स्थापना किसने की थी, क्या टाटा सन्स ने की थी या किसने की थी, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। दोस्तों आपको पता होगा टाटा कंपनी की एक तरह से जो टाटा सन्स की कंपनी है, इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी और उन्हीं के पुत्र थे जहांगीर रतन जी टाटा, जेआरडी टाटा यानी जहांगीर रतन जी टाटा जो थे, इन्होंने इंडियन एयरलाइंस की टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी और ये पहले भारतीय थे जिनको वायुयान उड़ाने के लाइसेंस प्राप्त कराया गया। इनको 1929 में, फरवरी 1929 में इनको लाइसेंस मिल गया जहाज उड़ाने की और इन्होंने पहली बार ही उड़ाया था जहाज 1932 में। कराची से इन्होंने वायुयान उड़ाया और अहमदाबाद होते हुए बॉम्बे जो आज मुंबई है वहां पे, फिर मैसूर, ये इन्होंने एक तरह से यात्रा तय की थी और ये वीकली सेवा प्रदान किया जाता था टाटा एयरलाइंस की। यानी 1932 ईस्वी में पहली बार उड़ान हुई, उसके बाद स्थापना हुई। तो इस तरह से दोस्तों एक एयरलाइंस, टाटा एयरलाइंस भारत में कार्य करने लगा और सेवाएं प्रदान करने लगा लोगों को। धीरे धीरे टाटा एयरलाइंस की बहुत अच्छी मार्केट यहाँ पर बनने लगी और वो एक तरह से सफल एरिया में जाने लगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर कि 1939 में एक चीज शुरू हो गई थी और वो थी क्या, सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध। उस समय का सिचुएशन जो था ठीक आज ही की तरह था। जैसे आज कोरोना है तो सारी की सारी, जैसे अब तो धीरे धीरे सुधार होने लगा, लेकिन बीच में आपको पता है क्या स्थिति हो गई थी कि सारे जो हवाई सेवा है उसको रद्द कर दिए गए, ट्रेन सेवा रद्द कर दिए गए। तो सेम वही चीज हुआ था जब वर्ल्ड वार चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो वहां पर भी केवल टाटा एयरलाइंस नहीं, विश्व के सारे एयरलाइंस बुरी तरह से प्रभावित हुए और सारे ये चीजें घाटे में जाने लगे। तो इस तरह से घाटा टाटा एयरलाइंस को भी होने लगा। लेकिन धीरे धीरे जो है एक तरह से जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो फिर शुरुआत इसकी हुई। और इसी समय 1947 में आपको पता है हमारा प्यारा भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया 1947 में। और इसके बाद क्या हुआ, भारत को भी एक एयरलाइंस की आवश्यकता तो पड़ने लगी। एक सरकारी एयरलाइंस होनी चाहिए, सारी चीजें होती हैं प्राइवेट होती हैं, लेकिन एक चीज सरकारी होती है। तो सरकारी एयरलाइंस की आवश्यकता यहां पर पड़ने लगी। तो 1930 की जब द्वितीय विश्व युद्ध मैंने आपको बताया खत्म हुआ, तो 1946 ईस्वी में इस टाटा एयरलाइंस का नाम इन लोगों ने चेंज कर दिया और इसका नाम रख दिया एयर इंडिया। ये चीज ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बताया 1947 में देश आजाद हुआ, देश को एक एयरलाइंस की आवश्यकता पड़ी। भारत सरकार के द्वारा 1953 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया गया जो प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के द्वारा रखा गया था। और इस एक्ट के द्वारा दोस्तों 1953 में एक एक्ट पारित किया गया, एयर कॉरपोरेशन एक्ट। एयर कॉरपोरेशन एक्ट पारित करके जो एयर इंडिया टाटा कंपनी की थी, टाटा समूह की थी, इसका राष्ट्रीयकरण करके एक सरकारी कंपनी में तब्दील कर दिया गया। और इसके बाद दोस्तों काफी दिनों तक सेवा करता रहा, फायदे में भी रहा। और चलते चलते अब आती है स्थिति 1953 में ये भारत सरकार की कंपनी हो गई, एयरलाइंस हो गई, मैंने आपको बताया। अब धीरे धीरे ये चलता रहा 1985, 1991, 2000, फिर तब तक कोई घाटा कोई प्रॉब्लम नहीं थे। अब आते हैं हम लोग इसका घाटा यानी इसमें जो है लॉस कहां से शुरू हो गया, जो भारत सरकार पर एक लोड, एक भार के रूप में अतिरिक्त बहुत ज्यादा भार होने लगा। आपको मैं बताऊंगा भी कि कितने का घाटा यहां पर भारत सरकार को उठाना पड़ता था। तो क्या स्थिति 1953 में जब ये राष्ट्रीयकरण हो गया, देखिए दोस्तों इसको दो भागों में बांट दिया गया था। एयर इंडिया को, एयर इंडिया की दो सेवाएं मिलती थी। एक एयर इंडिया थे, ये क्या करते थे, भारत से बाहर सेवाएं देते थे। जैसे विदेश में आपको जाना है कहीं तो एयर इंडिया की फ्लाइट जो है चलती थी। और दूसरा इंडियन एयरलाइंस, ये भारत के अंदर ही डोमेस्टिक उड़ानें भरती थी, तो घरेलू उड़ानें जो है भरा करती थी इंडियन एयरलाइंस। हालांकि इसको फिर से जो है एक कर दिया गया इन दोनों कंपनियों को, क्योंकि सरकार को लगने लगा कि क्या जरूरत है दोनों कंपनियों के एक ही माध्यम से जो है यहाँ पर एक कंट्रोल किया जाए। और फिर से एयर इंडिया को दोनों को मर्ज कर दिया गया और एयर इंडिया के नाम से हम लोग इन एयरलाइंस को जाना करते हैं।
2005 में 2004 में जो मैंने बताया आपको, इंडिगो इस समय सबसे ज्यादा मार्केट उठाता है। तो इंडिगो जो है एक प्राइवेट कंपनी आ गई, स्पाइस जेट आ गई, कंपनियां प्राइवेट जो है आने लगी, एयरलाइंस जो है आने लगी। अब एक चीज देखिए, कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसमें अगर आपको कोई वहां पे कर्मचारी रखना है तो आप सरकारी कर्मचारी के कितना पेमेंट वहां पर नहीं मिल पाएगा आपको। एक सस्ते कर्मचारी की आवश्यकता होती है, वहां पे सस्ता कर्मचारी कार्य करेगा। और देखिए यहां पे जो प्राइवेट कंपनियां आई, उन्होंने अपने रेट को, उन्होंने अपने प्राइस को ये सरकारी कंपनी से कम रखा। अगर ये 1000 रुपए के टिकट दे रहे हैं तो ये क्या करते थे, जो सरकारी जो प्राइवेट कंपनीज थी, एयरलाइंस थी, वो 700 ही रखते थे, 600 ही रखते थे, क्योंकि इनके पास कर्मचारी जो है वो सस्ते दामों पर मिल जाते थे। और आपको पता, सरकारी नौकरी अगर आप ले रहे हैं तो आपको अच्छा खासा ग्रेड पे रखा जाता है वहां पर। तो इसलिए, और हमारे पब्लिक को, हमारी जनता को, आपको अगर 1000 रुपए में कहीं जाना है और 700 रुपए में सेम सेवा मिल रही है तो आप कौन सा परचेज करेंगे? सीधी सी बात है, आप 700 वाले सुविधा में जाएंगे। ठीक यही कारण रहा। एयर इंडिया को लोग क्या करने लगे, यहां पर नेग्लेक्ट करने लगे, एयर इंडिया को छोड़ने लगे और यहां पे प्राइवेट कंपनियां हावी होने लगी। ठीक उसी प्रकार जैसे अब ट्रेन्स जो प्राइवेट चल रही हैं, ऐसी स्थिति आ सकती है। तो उस तरह से अब एयर इंडिया को घाटे की, यहां पर घाटे की संकेत मिलने लगे, घाटे होने लगे। 2005 में इनकी स्थापना हुई और 2007 से ही लगभग धीरे धीरे इनके अंदर कमी आने लगी और भारत सरकार को ये घाटे के रूप में दिखने लगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां मैंने बताया हावी होने लगी। ये अपने आप अभी भी देख लेंगे अगर, अब तो मान लीजिए एयर इंडिया जो है एक प्राइवेट कंपनी हो ही गई टाटा ग्रुप्स के द्वारा, और मैंने बताया टाटा ग्रुप्स ने ही स्थापना की थी, टाटा सन्स ने स्थापना की। इसलिए रतन जी ने क्या किया, वेलकम बैक उन्होंने लिखा था, वेलकम बैक एयर इंडिया, यानी आपका स्वागत है फिर से एयर इंडिया। उन्हीं की कंपनी थी जो फिर से एक बार एयर इंडिया में, सॉरी टाटा सन्स ने क्या किया, खरीद लिया। अब देखिए मैंने आपको स्थिति बताई 2007 के बाद क्या रहा। इस तरह से एयर इंडिया में घाटा होने शुरू हो गया। सरकारी कंपनी जैसे आज बीएसएनएल है, एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन उसके विरुद्ध में बहुत सारी एयरटेल है, जियो है, ये सब कंपनियां आपको सस्ते मुहैया करा रही हैं। तो आप देख रहे हैं बीएसएनएल की क्या स्थिति हो गई है। अब जो आपको डेटाज मिलते थे पहले 250 में 1 GB, और लेकिन अब क्या होने लगा, जियो ने क्या कर दिया, जियो की ही शुरुआत थी इस तरह से, प्राइवेट कंपनी थी, और उन्होंने बीएसएनएल के मार्केट को क्या कम कर दिया गया। तो अब बीएसएनएल की स्थिति वैसे हो गई, ये भी प्राइवेट हो जाना चाहिए अब, क्योंकि आपको पता है कि बहुत घाटा इसको उठाना पड़ रहा है। उसी तरह से कंपनीज आने के कारण जो भारत सरकार की एयरलाइंस थी एयर इंडिया, उसकी स्थिति कहां चली गई, चौथे पायदान पर। पहले से कहां चली गई, चौथे पायदान पर। एक चीज बताइए, अगर ये चीज चौथे पायदान पर चली जा रही है तो सेवाएं जो है, रेट तो वही है, खर्च बढ़ रहे हैं लेकिन इसके ग्राहक नहीं बढ़ रहे हैं। अब देखिए जैसे अगर हम बात करें, एक प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल होता है, उसमें आपको पता है कि 60 से 70 हजार या 40 हजार ही मान लें हम, 40 हजार पेमेंट लेने वाले टीचर होते हैं, प्लस और सारे खर्चे होते हैं। और वहां पे सरकार जो है स्टूडेंट्स को क्या करती है, फ्री में शिक्षा देती है। स्टूडेंट्स से पैसा तो ले नहीं रही है। अब इनको पेमेंट कहां से दिया जाता है, कहीं दूसरी जगह से सरकार एडजस्ट करती है और इनको पेमेंट देती है। तो ये ठीक बात है। अब बताइए, सरकार यहां से पेमेंट ले रही है जहां से, वहां पर सरकार को कर्ज बढ़ेगा। अब ठीक उसी प्रकार एयर इंडिया से पैसे तो आ नहीं पा रहे हैं उतना, सरकार दूसरी जगह से क्या करता था, एयर इंडिया में पैसा लगाता था, और इससे क्या हुआ, सरकार के ऊपर कर्ज की जिम्मेदारी, कर्ज का बोझ जो है बढ़ता चला गया। और ये कर्ज दोस्तों साल दर साल बढ़ते बढ़ते इस समय 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज भारत सरकार के ऊपर एयर इंडिया की तरफ से यहां पर 60,000 करोड़ रुपए की है। इसके बाद दोस्तों सरकार ने एक निर्णय लिया 2018 में। 2018 में सरकार ने कहा कि हम एयर इंडिया के 76% शेयर को बेचना चाहते हैं। सरकार बेच सकती है, यानी लगभग सारी सुविधाएं आप प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं,
दे सकते हैं। और सरकार ने क्या कहा, जो शेष शेयर है वो भारत सरकार यहां पर वहन करेगी, यानी जो उसका मालिक, एक तरह से जो कंट्रोल है, मैनेजिंग कार्य है वो सरकार करेगी। बाकी 76% जो है शेयर वो प्राइवेट कंपनीज को देना चाहती थी, लेकिन कोई भी प्राइवेट कंपनी इसमें इंटरेस्ट उन्होंने नहीं दिखाया, इसमें रुचि नहीं दिखाई, और ये 76% जो शेयर बेचने की बात हो रही थी वो सफल हो नहीं सकी, किसी ने खरीदा नहीं। फिर अंततः देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक निर्णय लिया गया कि हम पूरे 100% शेयर को क्या करेंगे, प्राइवेट कंपनी को बेच देंगे, यानी सारा का सारा हक जो है वो भारत सरकार एक प्राइवेट कंपनियों के हाथ में देगी। अब देखिए 100% शेयर बेचने की बात हो गई। 12,906 करोड़ रुपए इन्होंने बेस प्राइस रखी थी, जिसमें स्पाइस जेट के जो मालिक थे, जो वहां पे शेयर वाले थे, उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए तक बोली लगाई थी। उसके बाद लेकिन 18,000 करोड़ रुपए जो है, 18,000 करोड़ रुपए टाटा सन्स ने लगाकर इस एयर लाइंस को क्या किया, खरीद लिया, एयर इंडिया को खरीद लिया। अब एक प्रश्न और उठता है, जो भारत सरकार, जो एयर इंडिया के ऊपर 60,000 करोड़ रुपए का, जो एयर इंडिया के ऊपर 60,000 करोड़ रुपए का क्या है, कर्ज है, क्या ये टाटा ग्रुप्स भरेगी? तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? सरकार जो है इन 60,000 करोड़ को क्या करेगी, खुद भरेगी, जिसमें से 18,000 करोड़ तो उसने बेच के ही प्राप्त कर लिए हैं, और धीरे धीरे इन 60,000 करोड़ को क्या किया जाएगा, सरकार के द्वारा भरा जाएगा, न कि टाटा जो कंपनी है उसके द्वारा। तो आपको दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए एयर इंडिया की स्थिति क्या रहती है, मार्केट में उतारा जाएगा, उसको भी प्राइवेट कंपनी की तरह एक लो प्राइस पे रखा जाएगा, जिससे जो है ग्राहकों को, जो यात्री हैं उनको सुविधा होगी और एयर इंडिया आगे अच्छा कार्य कर पाएगा। तो आपको चीजें समझ में आई होंगी, एयर इंडिया भारत सरकार ने क्यों बेची, किस तरह से घाटा रहा, 60,000 करोड़ रुपए का घाटा यहाँ पे सरकार को उठाना पड़ा, जिसमें से 18,000 करोड़ रुपए तो टाटा ने दे ही दिए हैं, बाकी शेष जो बच रहे हैं उसको धीरे धीरे सरकार भर देगी। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों। और आप सभी स्वस्थ रहिए। मेरी भी थोड़ी सी तबीयत बीच में खराब हो गई थी, इसलिए वीडियोज़ नहीं बन पा रहे थे, तो अब लेकिन आपको लगातार वीडियोज़ मिलेंगे। तो आप लोग नए हैं अगर चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। जय हिंद, जय भारत।